हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण थोड़ा लेंथी चैप्टर है और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स के अंदर हम जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वर्गीकरण को लेकर उन सभी को पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है प्लांट किंगडम को पूरा इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और जो अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम एनिमल किंगडम को पूरा पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा और बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। चैप्टर का नाम है जीवों का वर्गीकरण। जीवों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम लोग वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं। पहले वैज्ञानिक थे अरस्तु, जिन्हें जो है जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो बहुत से एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो अरस्तु नाम के वैज्ञानिक को, एरिस्टोटल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो सिकंदर का भी गुरु हुआ करता था, तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, या फिर जंतु विज्ञान का जनक भी जो है अरस्तु को कहा जाता है। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, और जिसके अंदर इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। उसके बाद दोस्तों एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेनियरम। तो दोस्तों इनकी बुक का नाम भी ध्यान रखेंगे हम लोग, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखी थी थियोफ्रेस्टस ने, और हिस्टोरिया एनिमेलियम लिखी थी अरस्तु ने, और प्लांटेरम के अंदर जो है थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 प्रकार के पौधों के प्रजातियों का वर्णन किया है। उसके बाद बात करें, एक और वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस, जिनके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे। कैरोलस लीनियस ने जो है एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने जीवों का 2 वर्गीकरण किया था, 2 भागों में वर्गीकरण करके 2 भागों में जीवों को बांटा था, जिनके अंदर उनके वर्गीकरण में बताया था कि एक पादप होते हैं और एक जंतु होते हैं। और कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले जो है द्विनाम पद्धति शुरुआत की थी। द्विनाम पद्धति की शुरुआत भी किसने की थी दोस्तों? कैरोलस लीनियस ने। इसलिए कैरोलस लीनियस को या कार्ल लीनियस को जो हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकी का यानी कि टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण क्या होता है? तो जीवों के लक्षण की समानता एवं असमानता के आधार पर समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। जीवों में क्या समानता है, क्या विषमता है उनके अंदर, उनके आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, इसी को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं, इसी को वर्गीकी कहते हैं। इसी शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। तो इस वर्गीकी या टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? तो टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी के जो है जनक माने जाते हैं कार्लस लीनियस को, या कार्ल लीनियस को जो है टैक्सोनॉमी का जनक माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों द्विनाम पद्धति। अब जो है इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों पहले, कि विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से विभिन्न जंतुओं को अलग अलग बुलाया जाता है। अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जानवरों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जिससे बहुत परेशानी होती है कि उस जो है जीव का नाम याद रखना। इसलिए जो है वैज्ञानिकों ने कौन सी पद्धति यूज की है? द्विनाम पद्धति। और इस द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल लीनियस के द्वारा दी गई थी। और द्विनाम पद्धति में क्या होता है दोस्तों, जो किसी भी जीव का आपको नाम लिखना है तो पहले हम लोग जो है जीनस का नाम लिखेंगे, यानी कि उसके वंश का नाम लिखेंगे, और उसके बाद उसकी स्पीसीज का नाम लिखेंगे, यानी कि उसकी जाति का नाम लिखेंगे। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति में पहले कौन सा नाम लिखा जाता है, गण का, वर्ग का, कुल का या वंश का? तो वंश का नाम पहले लिखा जाता है और बाद में जाति का नाम लिखा जाता है। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। जैसे हम लोग मानव का या फिर जो मानव का हम लोग वैज्ञानिक नाम याद रखते हैं होमो सैपियंस, तो मानव का जो वंश है वो कौन सा है? होमो, और सैपियंस उसकी स्पीसीज है। मेंढक का हम लोग याद रखते हैं राना टिग्रीना, तो राना जो है मेंढक का वंश होता है और टिग्रीना जो है मेंढक की स्पीसीज होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं जो वर्गीकरण के अंदर हम लोग पहले पढ़ते हैं पंच जगत वाला वर्गीकरण। तो जीवों को 5 वर्गों में बांटना ही पंच जगत का वर्गीकरण कहलाता है, और ये 5 वर्गों में बांटने का काम किया था एक वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट विक्टर। तो रॉबर्ट विक्टर ने जो है 1959 के अंदर जो है जीवों को 5 वर्गों के अंदर बांटा था, या 5 जगत के अंदर बांटा था, जिसको हम लोग पंच जगत कहते हैं। और 5 जगत कौन कौन से थे? तो वे थे दोस्तों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई,
प्लांटी और एनिमेलिया, इन 5 वर्गों के अंदर बांटा था। और आज की वीडियो में दोस्तों इनको जो है बिल्कुल पूरा डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये जो एनिमेलिया वर्ग है इसको हम लोग जो है अगले पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। इन चारों पार्ट्स को जो है आज के वीडियो में कवर करने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था कार्ल वोस। 1977 में कार्ल वोस ने क्या किया था कि जो मोनेरा जगत है इसको और 2 उपजगतों के अंदर बांट दिया और 2 भागों में बांट दिया। क्या नाम दिया उनका? एक का नाम आर्की बैक्टीरिया दिया और इनका नाम यू बैक्टीरिया दिया। तो किस वैज्ञानिक ने मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर विभाजन करने का काम किया था? कार्ल वोस ने किया था दोस्तों। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे जो एनसीईआरटी का पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों जो एनसीईआरटी का ये चार्ट है जो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, जिसको आप लोग अच्छे से देखें, मैं आपको समझा देता हूं कि जीव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं या यूकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि जिनकी कोशिका जो है वो पुराने समय की है, यानी कि जो विकसित कोशिका नहीं पाई जाती उनको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट। यानी कि जिस कोशिका के अंदर केंद्रक होता है लेकिन केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उस कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोट कोशिका कहते हैं। और ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्र जो है सुसंगठित होता है, यानी कि केंद्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसको हम लोग यूकैरियोट कोशिका कहते हैं। तो जीवधारी जो है कोशिकाओं के आधार पर 2 भागों में बांटे गए हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। यूकैरियोट में भी हम लोग 2 पढ़ते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। कई बार दोस्तों हम लोग ये गलती करते हैं कि प्रोकैरियोट और एक कोशिकीय को एक जैसा समझने लग जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट कोशिका और एक कोशिकीय कोशिका जो है बिल्कुल अलग अलग होती है। एक कोशिकीय कोशिका का मतलब होता है वो कोशिका सिर्फ उसके अंदर एक ही है, और प्रोकैरियोट का मतलब होता है उसके अंदर एक कोशिका भी हो सकती है और जो कोशिका होती है उनके अंदर जो है केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। होप कि दोस्तों आप समझ रहे होंगे। अब एक कोशिका के अंदर हम लोग जो है प्रोटिस्टा को लेते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर हम लोग जो है मोनेरा को लेते हैं दोस्तों। मोनेरा जो है प्रोकैरियोट और एक कोशिकीय होते हैं, और उसके बाद एक कोशिकीय पढ़ते हैं यूकैरियोट कोशिका के अंदर, उसका हम लोग प्रोटिस्टा लेते हैं। और बहुकोशिकीय के अंदर हम लोग क्या क्या रहते हैं? बहुकोशिकीय के अंदर हम एक और विभाजन करते हैं कि बहुकोशिकीय जो है या तो उनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाएगी या उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। और जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती वो आपको पता ही एनिमल होते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति किस किस में पाई जाती है? फंजाई में भी पाई जाती है, प्लांट में भी पाई जाती है। लेकिन कोशिका भित्ति वाले जीवों को एक बार और वर्गीकरण के द्वारा हम लोग अलग करते हैं। जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता वे फंगस में आते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं कोशिका भित्ति वाले उनको हम लोग जो है प्लांट के अंदर पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि जीवधारी जो है वो 2 कोशिकाओं में लोग बांटते हैं, प्रोकैरियोट कोशिका वाले और यूकैरियोट कोशिका वाले। प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर हम लोग मोनेरा को लेते हैं। यूकैरियोट में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय के अंदर हम लोग प्रोटिस्टा को लेते हैं, बहुकोशिकीय के अंदर वापस डिवाइजन करते हैं हम लोग। और बहुकोशिकीय हम लोग और पढ़ते हैं कि कोशिका भित्ति वाले और बिना कोशिका भित्ति वाले। और बिना कोशिका भित्ति वाले हम लोग एनिमेलिया पढ़ते हैं, और कोशिका भित्ति वाले को और डिवाइड करके हम लोग कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले पादप है और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले फंजाई है। आगे दोस्तों हम लोग इनको डिटेल से पढ़ने का और प्रयास करते हैं। अब वर्गीकरण लिखने के लिए निम्न प्रारूप का प्रयोग किया जाता है, जिसे वर्गीकरण का पदानुक्रम कहते हैं। अब वर्गीकरण पढ़ते हैं, जैसे मान लो एक एनिमल है, वो एनिमल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए इन पदों का जो है यूज किया जाता है कि सबसे आधारभूत जो पद होता है वर्गीकरण की इकाई यह है स्पीसीज। सबसे आधारभूत जाति होती है, जाति के बाद वंश होता है दोस्तों, वंश के बाद कुल होता है, उसके बाद गण होता है, उसके बाद वर्ग, वर्ग के बाद में दोस्तों फाइलम, और उसके बाद में सबसे बड़ा जगत होता है किंगडम। यानी कि हम जब एनिमल के बारे में पढ़ते हैं तो एनिमल एक प्रकार का किंगडम है। एनिमल किंगडम को जो डिवाइड करेंगे तो अलग अलग फाइलम में डिवाइड करेंगे। फाइलम को और डिवाइड करेंगे तो वो क्लास में डिवाइड होगा। क्लास को और डिवाइड करेंगे तो क्लास के अलग अलग ऑर्डर बनेंगे। ऑर्डर को और डिवाइड करेंगे तो अलग अलग फैमिली बनेगी, और फैमिली को और डिवाइड करेंगे तो अलग अलग वंश यानी कि जीनस बनेंगे, और सबसे जो छोटी इकाई होगी वो क्या बनेगी? स्पीसीज यानी कि जाति बनेगी। यहाँ पे दोस्तों इनको आप लोगों को क्रम याद करना बहुत जरूरी है। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है जो आपको मैं ट्रिक लिखवा देता हूँ। इसकी ट्रिक है स्पेशल जैन फैमिली ने ऑर्डर से क्लास की सारी
फाइलें किंग को दे दी। स्पेशल जैन फैमिली ने ऑर्डर से क्लास की सारी फाइलें किंग को दे दी। इसे कैसे? स्पेशल से हम लोग याद करेंगे स्पीसीज, उसके बाद में जीन, उसके बाद में फैमिली, उसके बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में क्लास, क्लास के बाद में फाइलम, और उसके बाद में बड़ा कौन है? किंगडम। तो ये दोस्तों ट्रिक आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको ट्रिक से याद नहीं करना है तो आप इनको सीधा याद रखें, लेकिन इनको क्रम से याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। अब हम लोग जो है कुछ विभाजन के आधार देख लेते हैं। वर्गीकरण के कुछ आधार लिए गए हैं और उन आधारों को पहले पढ़ते हैं कोशिका के प्रकार के आधार पर। तो कोशिका के आधार पर जो है हम लोग जंतुओं को दो भागों में पढ़ते हैं। एक प्रोकैरियोट कोशिका होती है और एक यूकैरियोट कोशिका होती है, जिनके बारे में जस्ट मैंने अभी बताया है। वापस बता देता हूँ कि जिनके अंदर कोशिकाएं जो है अल्प विकसित होती है और केंद्रक जो है बिना झिल्ली का होता है, उसको हम लोग प्रोकैरियोट कोशिका कहते हैं। और जिनके अंदर कोशिकाएं विकसित होती हैं और पूर्ण रूप से विकसित केंद्र होता है, यानी कि जो केंद्रक होता है उसके बाहर जो है वो एक केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसको हम लोग यूकैरियोट कोशिका कहते हैं। ये जो है प्रोकैरियोट कोशिका का उदाहरण है, और ये जो इमेज दे रखे हो आप लोग, ये यूकैरियोट कोशिका का उदाहरण है। उसके बाद शरीर की संरचना के आधार पर वापस हम लोग डिवाइड करते हैं एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। नाम से पता चल रहा है, जिसमें काम करने के लिए एक ही कोशिका होती है जो सारी की सारी क्रियाओं को संपन्न करती है, वो एक कोशिकीय जीव होती है। और जिनके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं जो सभी कार्यों को एकजुट होकर कार्य को संपन्न करवाती है, उसको हम जो है बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। भोजन प्राप्त करने के तरीके के आधार पर भी हम जो है वर्गीकरण अलग अलग करते हैं। तो भोजन प्राप्त करने के आधार पर एक होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, उनको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। और जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। और परपोषी को हम लोग जो है दोस्तों विषमपोषी भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। परपोषी को हम लोग जो है विषमपोषी भी कहते हैं। आगे दोस्तों अब जो विक्टर का जो पंच जगत या 5 वर्गों वाली जो फैमिली है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारे 5 जगतों के अंदर पहला जगत है हमारा मोनेरा। मोनेरा की जो है प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती है और एक कोशिकीय जीव होता है। तो मोनेरा प्रोकैरियोट और एक कोशिकीय होता है। यह स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार का हो सकता है, और इसकी कोशिका भित्ति उपस्थित हो भी सकती है और उपस्थित नहीं भी हो सकती। यानी कि कुछ कुछ मोनेरा ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये स्वपोषी और विषमपोषी हो सकते हैं, और इनकी कोशिका प्रोकैरियोट और एक कोशिकीय जीव होते हैं। उदाहरण ध्यान रखें दोस्तों, एनाबीना हो गया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि मोनेरा के उदाहरण हैं। अगला हमारा जो पढ़ते हैं हम दूसरा जगत है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा होता तो एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसकी कोशिका जो है वो एक सुसंगठित कोशिका होती है, यानी कि यूकैरियोट कोशिका होती है। मोनेरा की कोशिका एक कोशिका भी होती है और वो प्रोकैरियोट कोशिका होती है। प्रोटिस्टा भी जो है वो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार का हो सकता है, और इनको एक स्थान के दूसरी स्थान तक गमन के लिए इनके अंदर जो है सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। यानी कि जो है ये बालों जैसी संरचना होती है, इनको हम लोग सीलिया या फिर फ्लैजिला कहते हैं। कूटपाद की संरचनाएं, कूटपाद जैसी संरचनाएं भी पाई जाती है। तो गमन के लिए प्रोटिस्टा के अंदर कैसी संरचनाएं पाई जाती है? तो सीलिया वाली, फ्लैजिला वाली, कूटपाद जैसी संरचनाएं पाई जाती है। और प्रोटिस्टा के उदाहरण की बात करें, उदाहरण है शैवाल, डायटम, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना। ये सारे जो है प्रोटिस्टा के उदाहरण है। अमीबा हो गया, युग्लिना, पैरामीशियम, डायटम, शैवाल, ये सारे जो है जीव प्रोटिस्टा जगत के उदाहरण हैं। अब हमारा तीसरा जगत है, उसका नाम है फंजाई, जिसको हिंदी में हम लोग कवक बोलते हैं। एक दोस्तों पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग कि कवकों का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। तो आपको कभी क्वेश्चन में पूछ ले, हालांकि हम लोग जो बाद में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तब आपको ये पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी अभी बता देता हूं कि जो कवकों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक जो है वो यूकैरियोट कोशिका होती है, विषमपोषी कोशिका होती है और बहुकोशिकीय होते हैं। तो कवक बहुकोशिकीय यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं सुसंगठित केंद्रक वाली होती है, यानी कि यूकैरियोट कोशिकाएं होती है, और ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि विषमपोषी होते हैं। ब्रैकेट में लिख रखा है दोस्तों यीस्ट को छोड़ के। तो यीस्ट क्या करता है?
यीस्ट जो है ये बहुकोशिकीय नहीं होता। यीस्ट एकमात्र ऐसा शैवाल है, एकमात्र ऐसा कवक है जो एक कोशिकीय होता है और ये अवायवीय श्वसन करता है। और आपने देखा होगा यीस्ट जो अवायवीय श्वसन करता है, इसी यीस्ट के अवायवीय श्वसन से जो हम लोग क्या बनाते हैं, शराब बनाई जाती है। कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि जो पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये भोजन के लिए जो है अधिकांश सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको मृत जीवी भी कहा जाता है। और कुछ दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए जो है कवक को हम लोग परजीवी भी कहते हैं। तो कवक परजीवी भी होता है और मृत जीवी भी होता है। और मृत जीवी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर यानी कि मृत पदार्थों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम लोग मृत जीवी कहते हैं। और परजीवी उन्हें कहते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम लोग परजीवी कहते हैं। कुछ शैवाल व कवक दोनों सहजीवी संबंध बनाकर रखते हैं। शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है और कवक रहने का स्थान प्रदान करते हैं। ये जीव लाइकेन कहलाते हैं। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सहजीवी संबंध क्या होता है? सहजीवी का मतलब साथ जीना या फिर साथ मरना। सहजीवन का मतलब होता है साथ जीना, मतलब ऐसा पदार्थ या फिर ऐसा जीव जो ये दोनों जीव जब साथ होंगे तभी जीवित रह पाएंगे। अगर इनको अलग कर दिया जाए तो ये जीवित नहीं रह पाएंगे। ऐसे संबंध को हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। और सहजीवी संबंध किसका होता है? शैवाल और कवक का होता है। कवक जो है वो शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है। और कवक, आपको पता है कवक के ऊपर कोशिका भित्ति तो होती है, लेकिन कवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई भी अंग ऐसा नहीं होता। तो शैवाल जो है वो क्या करता है? शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है। तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है और कवक को देता है। और कवक जो है वो शैवाल को रहने के लिए स्थान उपलब्ध करवाता है। और इस प्रकार दोनों जो है एक साथ रहते हैं, सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। और इन पूरे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? इन दोनों को साथ में हम लोग लाइकेन कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार देखते हो कि ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है ये कवक है, और उसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रहे हैं ये जो है किसकी सेल है? एल्गी की सेल है। और ये एल्गी जो है वो क्या करती है? ये फोटोसिंथेसिस करती है और फंगस से है वो जो है वो आवास उपलब्ध करवाती है, रहने के लिए जगह उपलब्ध करवाती है एल्गी को। और इस प्रकार की सेल को हम लोग क्या कहते हैं? हम लाइकेन कहते हैं दोस्तों। यीस्ट के फंजाई या कवक के उदाहरण देख लेते हैं। तो पेनिसिलियम, स्पेरेजिलस, यीस्ट, मशरूम, ये सारे जो है वो फंगस के उदाहरण है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों प्लांट। अब दोस्तों पहले हमने जो है तीनों के बारे में पढ़ लिया है। हमने जो मोनेरा के बारे में पढ़ लिया, हमने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लिया, और हमने जो है कवक यानी कि फंगस के बारे में या फंगाई के बारे में भी पढ़ लिया। मोनेरा की जो है प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती, इन सब की यूकैरियोट कोशिकाएं होती है। मोनेरा की जो है एक कोशिकीय होते हैं, प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कवक जो है वो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। ये स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। ये भी स्वपोषी या परपोषी दोनों होते हैं, लेकिन कवक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परपोषी होता है। इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया। अब दोस्तों हम लोग पादप जगत के बारे में बात करते हैं। पादप जगत का जो मुख्य लक्षण है वो है प्रकाश संश्लेषण। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये जो है पौधों की एक विशिष्ट बात होती है। पौधों की जो कोशिकाएं होती है बहुकोशिकाएं होती है और यूकैरियोट कोशिकाएं होती है, सुसंगठित केंद्रक वाली कोशिकाएं, और बहुत से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए बहुकोशिकीय कहते हैं। और पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए हम इनको जो है स्वपोषी कहते हैं। और इनकी कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है दोस्तों। अब पादप जगत के बारे में भी जो एनसीईआरटी का जो चार्ट दे रखा है उसको मैं एक बार आपको बता देता हूं, उसके बाद जो है इनको हम लोग डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पादप जगत के जो है हम लोग दो प्रकार से डिवीजन करते हैं कि एक पादप जगत ऐसा होता है जिसके हम जो है जिसके शरीर के अंगों को हम जो है अलग अलग विभेदित नहीं कर सकते। यानी कि हम प्लांट देख सकते हैं, लेकिन प्लांट के जो शरीर है उसमें जड़, तना और पत्तियां अलग अलग नहीं देख पाते हैं। तो शरीर जो है बिना विभेदन का होता है। और एक ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर हम जो है जड़, तना और पत्तियों को विभेदित कर सकते हैं। तो थैलोफाइटा ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर जो है शरीर के सभी अंगों को हम लोग अलग अलग विभेदित नहीं कर सकते। और विभेदित करने के बाद हम लोग एक बार और इनके अंदर डिवीजन यानी कि
इनको और अलग अलग भागों में बांटते हैं, जिनके अंदर एक के अंदर तो संवहन ऊतक पाए जाते हैं और एक के अंदर संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। संवहन ऊतक क्या होते हैं? तो संवहन ऊतक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जाइलम और फ्लोएम। पौधों के अंदर दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है, ये जो जमीन से जड़ें जो है वो खनिज और जल का अवशोषण करके पौधे की अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करती है। इन सारे काम को कौन करता है? जाइलम करता है। और जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब पत्तियां अपना भोजन बनाती है, उस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने हुए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। ये संवहन ऊतक होते हैं। तो कुछ पौधे होते हैं जिनके संवहन ऊतक नहीं होता और कुछ में संवहन ऊतक होता है। और संवहन ऊतक नहीं होता उसमें हम लोग पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा को। और संवहन ऊतक होता है उसके बाद हम लोग और पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं जिनके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं, एक हम पढ़ते हैं जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं। तो बीज किस में नहीं पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं। और बीज किस में पाए जाते हैं? वो जिनको हम लोग कहते हैं फेनेरोगैम्स। इन तीनों को दोस्तों हम लोग क्रिप्टोगेमी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बीज बनाने के आधार पर हम इनको दो भागों में पढ़ते हैं, एक दोस्तों क्रिप्टोगेमी होते हैं और एक फेनेरोगेमी होते हैं। क्रिप्टोगेमी जो बीज नहीं बनाते, और इसके अंदर हम लोग थैलोफाइटा भी पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग ब्रायोफाइटा भी बोलते हैं, इनके अंदर जो हम लोग टेरिडोफाइटा भी पढ़ते हैं। इन तीनों को हम लोग जो है क्रिप्टोगेमी के हमें पढ़ते हैं। फेनेरोगेमी को हम वापस एक बार और डिवाइड करते हैं, किसके अंदर? एक हम लोग जिम्नोस्पर्म करते हैं और एक हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म उनको कहा जाता है जिनके अंदर बीज जो है वो नग्न बीज होते हैं, यानी कि फल के अंदर बीज नहीं होते। और एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनके जो है बीज फलों के अंदर होते हैं। और एंजियोस्पर्म को वापस फलों के अंदर बीजों वालों को और दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग करते हैं जिसका बीज पत्र जो है एक बीज पत्र होता है, एक वो होता है जिसके अंदर दो बीज पत्र पाए जाते हैं, यानी कि मोनोकोट और डाइकोट। और एक बीज पत्र वाले, जैसे आपने गेहूं मक्का का देखा होगा, वो एक बीज पत्री होते हैं। और आपने चना देखा होगा, मूंगफली देखी होगी, ये सब जो है वो द्विबीज पत्री होते हैं। इन सभी को दोस्तों आगे हम लोग डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी वे होते हैं जिनके अंदर फल या फूल नहीं पाए जाते हैं और जिनके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्रिप्टोगेमी कहते हैं। तो जिनके अंदर फूल या फल नहीं पाए जाते हैं, बीज नहीं पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेमी कहते हैं। और क्रिप्टोगेमी के अंदर हम लोग तीन प्रकार के प्लांट्स पढ़ते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। पहले इन तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्रिप्टोगेमी के बाद हम किसको पढ़ेंगे? फेनेरोगेमी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हमने सबसे पहले देखा था कि इसका जो शरीर जो विभेदित नहीं होता। विभेदित नहीं होने का मतलब है कि शरीर जड़ तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता। इनकी जड़ और पत्तियों को आप लोग अलग नहीं कर सकते। सामान्यतः ये जो है ये शैवाल होते हैं, ये एल्गी होते हैं और इनके पास कोई भी संवहन ऊतक नहीं होता, ना जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है। इनके जो है किसी प्रकार का संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइटा के पास संवहन ऊतक पाए जाते हैं। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के पास कोई भी संवहन ऊतक नहीं होता। जनन की बात करें तो दोस्तों तीनों के अंदर बीज नहीं होते। तीनों के अंदर जो जनन होता है वो बीजाणु द्वारा होता है दोस्तों, स्पोर्स के द्वारा होता है। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तीनों के अंदर जनन जो है वो बीजाणु के द्वारा होता है। और इसके एग्जाम्पल लिख रहे हो, अल्वा, स्पाइरोगोरा, क्लेडोफोरा और यूलेथ्रिक्स, ये सब जो है वो थैलोफाइटा के उदाहरण हैं। अगला हमारा है दोस्तों ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा सरलतम पौधे होते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, इनमें संवहन ऊतक उपस्थित नहीं होते, इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। जनन इनके अंदर भी हमने बताया कि जो तीनों हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इन तीनों में ही जनन जो है वो स्पोर्स के द्वारा यानी कि बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये पॉइंट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइट का कि भूमि व जल दोनों स्थान पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पादपों का एम्फीबिया या उभयचर कहा जाता है। एम्फीबिया उन्हें कहा जाता है जो जल और स्थल दोनों में निवास कर सके, उनको एम्फीबिया कहते हैं। और पादपों का एम्फीबिया किस प्लांट को कहा जाता है? ब्रायोफाइट को कहा जाता है। और उदाहरण आप लोग ब्रायोफाइटा में याद रखेंगे, फ्यूनेरिया, रिक्सिया, मार्केंसिया, ये सारे जो है वो ब्रायोफाइट के उदाहरण हैं। और तीसरा हमारा जो प्लांट है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का जो शरीर है वो तना, जड़ और पत्तियों में विभक्त होता है, यानी कि इनको आप अलग अलग बांट सकते हो। इनके अंदर जो है संवहन ऊतक भी उपस्थित होते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं, प्लांट तो सारे ही जो है बहुकोशिकीय होते हैं दोस्तों।
और इनमें भी जनन जो है वो कैसा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। और टेरिडोफाइटा के उदाहरण आप लोग देख सकते हैं मार्सिलिया, फर्न और हॉट सेल। मार्सिलिया, फर्न और हॉट सेल। तो आप एक बार इनको वापस थोड़ा सा ब्रीफ में समझो तो ऐसे समझ सकते हो कि एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इनमें जो है शरीर विभेदित नहीं होता, इनमें शरीर जो है जड़ तना में विभेदित होता है और इनमें भी विभेदित होता है। सावन उत्तक नहीं पाए जाते हैं, इसमें भी सावन उत्तक नहीं पाए जाते हैं, इसमें जो है सावन उत्तक पाए जाते हैं। जनन इसमें भी बीजाणु के द्वारा होता है, इसमें भी बीजाणु के द्वारा होता है और इन तीनों में भी जो है जनन किसके द्वारा होता है, बीजाणु के द्वारा। उदाहरण आप लोगों को बता दी दोस्तों, थैलोफाइटा के उदाहरण कौन कौन से हैं, स्पाइरोगोरा और अल्वा जैसे थैलोफाइटा के उदाहरण हैं। मार्केंसिया हो गया, फ्यूनेरिया और इक्सिया, ये जो है ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। और टेरिडोफाइटा के उदाहरण हमने पढ़ लिए, मार्सिलिया हो गया, फर्न, हॉट सेल, ये जो है टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्रिप्टोगेमी के बाद फेनेरोगेमी में, जिनके अंदर फूल और फल पाए जाते हैं। फूल या फल जननांग स्पष्ट दिखाई देते हैं और फेनेरोगेमी को वापस दो भागों में बांटते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है दोस्तों नग्न, यानी कि नंगा, यानी कि ऐसे पौधे जिनके बीज जो है नंगे होते हैं, यानी कि किसी से ढके हुए नहीं होते, उन्हें हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और ऐसे बीज जो फलों के अंदर ढके हुए होते हैं, एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, तो ऐसे बीज जो फलों के अंदर होते हैं ढके हुए, उन्हें हम लोग आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म कहते हैं। बाकी वालों को हम लोग अनावर्त बीजी कहते हैं। ये दोस्तों इमेज देख सकते हो आप लोग, ये जो है जिम्नोस्पर्म का है, ये एंजियोस्पर्म का है। जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग देखते हैं, ये बहुवर्षीय और सदाबहार काष्ठीय पौधे होते हैं, बहुत से वर्षों तक जिंदा रहने वाले। सदाबहार वनों के बाद जो पौधे होते हैं, मतलब बहुत समय तक जिंदा रहते हैं। और काष्ठ यानी कि लकड़ी वाले पौधे होते हैं। इनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभक्त होता है। बाकी वाले देखो टेरिडोफाइटा के बाद सभी पौधों के अंदर, यानी कि ब्रायोफाइटा से लेकर सभी पौधों के अंदर जो शरीर जड़, तना और पत्तियों के अंदर विभक्त होता है। सावनत्व जो है इनके अंदर उपस्थित होते हैं, जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके बीज नग्न होता है, यानी कि बीज जो है फल भित्ति द्वारा ढके हुए नहीं होते। और इनके उदाहरण लिखे हुए दोस्तों पाइनस और साइकस। पाइनस और साइकस जो है वो पौधे किसके उदाहरण है, जिम्नोस्पर्म्स के उदाहरण है दोस्तों। और अगला हमारा जो लास्ट है वो है एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, स्पर्म का मतलब होता है बीज। बीज जो है वो फलों के अंदर ढके हुए होते हैं, जो बीज जो है फलों के अंदर होते हैं। और जो फूल होता है पौधों का, वो बाद में जो है वो फल में बदल जाता है, यानी कि फूलों वाले पौधे होते हैं और फूल जो है अंतिम में जो है किस में बदल जाता है, फलों के अंदर बन जाता है। और एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बीजपत्र होता है, जो आप इमेज से देख सकते हो, और एक होता है द्विबीजपत्री जिनके अंदर शरीर जो है वो दो बीजपत्रों में होता है, इनको हम द्विबीजपत्री कहते हैं। भ्रूण के अंदर पत्तियों जैसी संरचनाएं होती है, पत्तियों जैसी, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बीजपत्र कहते हैं। और बीजपत्री के आधार पर एंजियोस्पर्म दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री मोनोकॉट और द्विबीजपत्री डाइकॉट। और पूर्ण सहवन उत्तक जो है उपस्थित होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है पूर्णतः विकसित रूप में प्रेजेंट होते हैं। और दोस्तों आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के उदाहरण भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक बीजपत्री में आप लोग किन किन को याद रखेंगे, आप गेहूं को याद रख सकते हो, आप मक्का को याद रख सकते हो दोस्तों, आप जो है चावल को याद रख सकते हो। ये सारे के सारे एक बीजपत्री पौधे होते हैं। और द्विबीजपत्री में आप लोग किसको याद रखोगे, आप मूंगफली को याद रखते हैं, आप जो है बादाम को याद रख सकते हैं दोस्तों, और आप लोग जो है वो मटर को याद रख सकते हैं। ये सारे चना हो गया, ये सभी जो है वो द्विबीजपत्री, जिसके जो पौधा होता है, जिसका जो बीज होता है वो दो बीज पत्रों में विभाजित होता है। यहाँ पर दोस्तों हम हमारे वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।